बीजेपी सरकार को योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को हर मामले में बलि का बकरा चाहिए। जब भी ये लोग क्राइसिस के शिकार होते हैं, कोई मुश्किल पेश आती है और इनको लगता है कि हमारे जो हिंदू है, जो दलित है, वो हमसे नाराज़ हो रहे हैं, वो परेशान है, तो फ़ौरन मुसलमानों को वहाँ ढूंढ लेते हैं, मुसलमानों को बलि का बकरा बना देते हैं और फिर खुद उस मामले से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। मुल्क में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा और करोड़ों की तादाद में देश भर में मजदूर परेशान हुए, तो उस वक्त इन लोगों ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया और उन्हें फंसा दिया कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं। और अब जब हाथरस गैंग रेप मामले में पूरे दलित इनसे नाराज़ हो गए हैं, हिंदू इनसे परेशान हो गए हैं, वही लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बलि का बकरा बना दिया है। और इन पर इन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि गैंगरेप जो हुआ था पीएफआई ने करवाया था और ये लोग साजिश करना चाह रहे थे, दंगा और फसाद कराना चाह रहे थे, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहे थे। और कौन लोग चाह रहे थे? पीएफआई वाले लोग। यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बाहर की तंजीमों से, बाहर के मुल्कों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और उस फंडिंग इसलिए हुई है कि लोग हाथरस में दंगा कराए और ऐसा दंगा कराए जिससे योगी आदित्यनाथ की बदनामी हो, नरेंद्र मोदी की बदनामी हो, बीजेपी सरकार की बदनामी हो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने पेरिस बना दिया है, यूरोप बना दिया है, अमेरिका बना दिया है। अब ये उनकी कामयाबी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को या कह लीजिए मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक साजिश की, एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत एक लड़की का गैंग रेप हुआ हाथरस में और उसके बाद उस रेप के बाद फिर क्या कहते हैं कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई और फिर फसाद कराने की मनसूबाबंद थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने लीडर्स वहाँ गए हैं, ये सब पीएफआई की वजह से वहाँ गए थे। यानी पीएफआई ने सबको मोबिलाइज किया है। पीएफआई इतनी बड़ी ताकतवर तंजीम बन गई है कि इन बड़े बड़े लीडरों को उन्होंने वहाँ भेजा। ये योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। मतलब पूरा मामला इन्होंने पीएफआई की तरफ कन्वर्ट कर दिया है और इस मामले में 4 लोगों को उन्होंने कल गिरफ्तार भी कर लिया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एक स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई का दावा है कि इस तंजीम का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम इसके कामों को सपोर्ट करते हैं। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको हम अपना सपोर्ट पेश करते हैं, उससे हमारा किसी न किसी ताल्लुक से, किसी न किसी तरह से एक ताल्लुक है। तो ये लोग कल जा रहे थे, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का एक वफद जा रहा था, उसमें 4 लोग शामिल थे। उस वफद में केरला के एक जर्नलिस्ट भी शामिल थे। अब उन चारों लोगों को पुलिस ने मथुरा टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी की वजह क्या है? कोई इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम यह है कि पीएफआई के मेंबर हैं। इनकी गाड़ी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ कागजात मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इनका पीएफआई से ताल्लुक़ है। हालांकि इनमें से 2 कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, एक और किसके मेंबर है उसके बारे में कोई पता नहीं चला है। और एक सिद्दीक कैपन नाम है, वो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जर्नलिस्ट हैं, इससे पहले भी वहाँ जा चुके हैं और केरला की जो जर्नलिस्टों की एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएफआई का मेंबर होना जुर्म है? उस बुनियाद पर किसी की गिरफ्तारी हो सकती है और कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल है। अगर पीएफआई इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है तो पहले उस पर बैन लगना चाहिए, लेकिन पीएफआई इलीगल नहीं है, बाज़ाब्ता उसको मंजूरी है, पीएफआई का सारा काम हो रहा है। कई मरतबा सरकार ने पीएफआई के खिलाफ आवाज़ उठाया है, पीएफआई को बैन करने की बात की है, लेकिन अभी तक सरकार ने पीएफआई को बैन नहीं किया है। और जब पीएफआई बैन नहीं है तो उससे ताल्लुक़ रखना भी गलत नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। फिर महज पीएफआई का मेंबर होने की वजह से योगी सरकार ने, योगी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया इन चारों को? सबसे बड़ा सवाल है। उसमें से सिर्फ 2 का ताल्लुक़ है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से। एक जर्नलिस्ट है जिन्हें गिरफ्तार करने का और भी कोई मतलब नहीं बनता है, एक और बंदा आज़ाद है जिसकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या मुसलमानों को हाथरस में नहीं जाना चाहिए? जिस तरीके से दलित लीडर जा रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स जा रहे हैं, एसपी के लीडर जा रहे हैं, दूसरे लीडर्स जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी जा रही है, उस तरीके से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को भी जाने का हक़ है, मुतासरा के फैमिली से मिलने का हक़ है, उनका दर्द बांटने का हक़ है। हिंदुस्तान में दलित मुस्लिम यूनिटी हमेशा से रही है। मुसलमानों के दुख दर्द में दलित शरीक होते हैं, दलितों के दुख दर्द में मुसलमान शरीक होते हैं। तो वो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ योगी पुलिस ने एक्शन ले लिया और उन चारों को गिरफ्तार कर लिया है।
और इन चारों की गिरफ्तारी पर जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं उन्होंने भी सख्त आवाज़ उठाई है। यानी समझ लीजिए हिंदुस्तान की पूरी मिल्लत इस्लामिया बढ़म है। आज के रोज़नामा इनकलाब में एक लीड स्टोरी लगी हुई है, मुमताज़ आलम रिजवी की रिपोर्ट है। उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट की है और जितने बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा भारत के उन सब का बयान उन्होंने शामिल किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सईद अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम शाह इमाम बुखारी, फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद, इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और इसी तरीके से अमरोहा से रुकन पार्लियामेंट दानिश अली, इन सब का बयान उन्होंने शामिल किया है। इन सब लोगों ने एक तरफा तौर पर इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कहा है कि एक तरीके से फिर मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और योगी सरकार जो नाकाम हो चुकी है, जो अपने मकसद में फेल हो चुकी है, जो मजलूमों को, दलितों को इंसाफ नहीं दे चुकी है, उन्हें लग रहा है कि अब हिंदू और दलित को हमने जो झूठा सहारा दिया था, उनके सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई थी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में जब हम नाकाम हो गए हैं और हम अपर कास्ट की सियासत कर रहे हैं, मुजरिमों को बचा रहे हैं, तो अब इसको हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया जाए और इसके लिए पीएफआई को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इन सब लोगों ने एक ज़ुबान होकर के इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है, शदीद तनकीद की है और कहा है कि मुसलमानों को भी वहाँ जाने का हक़ है। और इस सिलसिले में पीएफआई पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिए गए। पीएफआई पर क्या इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि एक वेबसाइट बनाई गई थी जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम .car.co। इस वेबसाइट के जरिए फंड रेज किया गया और बाहर के ऑर्गेनाइजेशन ने 100 करोड़ फंडिंग की और पीएफआई के खाते में जमा हुआ। अगर पीएफआई के खाते में जमा हुआ तो उसकी डिटेल्स हुकूमत के पास होनी चाहिए, ईडी के पास होनी चाहिए, पता चल जाएगा। जबकि सच्चाई ये है और कल के खबर दर खबर में हमने पूरी तफसील से इस सब को बताया कि क्या पूरा मामला है। और ये जो मामला है हाथरस वेबसाइट वाला मसला ये अभी का बिल्कुल ही नहीं है, ये 1 साल पुराना मसला है। पहले वहाँ नस्लकुशी हुई थी, कुछ लोगों को मारा गया था, तो अंग्रेज़ी में एक वेबसाइट है, उस पर एक लैंडिंग पेज बनाया गया था .car.co पे, ताकि वहाँ के लिए फंड इकट्ठा कर सके। तो इस मामले से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस सिलसिले में हमने बातचीत की है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद से कि आखिर क्यों उन पर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब भी कोई मामला होता है तो डायरेक्ट पीएफआई पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। पीएफआई को हुकूमत बैन करने की भी बात करती है, लेकिन उस पर बैन भी नहीं लगता है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों हर मामले में पीएफआई का नाम सामने आता है? क्या पीएफआई को इससे दिक्कत होती है या नहीं होती है? और मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कह लीजिए, वो हमेशा पीएफआई का नाम क्यों यूज़ करती है? क्यों पीएफआई के हवाले से इस तरह की नेगेटिव खबरें हमेशा चलाई जाती है? तो सुनिए क्या कहना है अनीस अहमद का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनाब अनीस अहमद, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। अनीस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हाथरस गैंग रेप से आपके क्या ताल्लुक है? योगी सरकार का इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने जानबूझ करके पूरे रेप के वाक़े को अंजाम दिलवाया, उसके अलावा आप लोग फसाद कराना चाह रहे थे और आपको बाज़ाब्ता फंडिंग हुई है। क्या सच्चाई है पूरे मामले में? देखिए, पहले चीज क्या है, ये जो भी एलिगेशंस हैं ये ख्याली एलिगेशंस हैं, शायद सपने में किसी को आया होगा और उन्होंने बताया होगा। दूसरा चीज, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये प्रोटेस्ट जो यूपी में चल रहा है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है बेसिकली दलित ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। और कहना कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दलित ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज कर रहा है या राहुल गांधी को मोबिलाइज कर रहा है, प्रियंका गांधी को मोबिलाइज कर रहा है, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को पॉपुलर फ्रंट मोबिलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? इंडिया में सबसे बड़ा ऑपोजिशन पॉपुलर फ्रंट है क्या? कि हमारे कहने पर बड़े बड़े ऑपोजिशन के लीडर्स वहां पर जा रहे हैं? तो उन्हें फैसला करना होगा, गवर्नमेंट को फैसला करना होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑपोजिशन क्या पॉपुलर फ्रंट है, उन्हें कहना होगा। तो हम तो इस केस में जो है प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से इस केस में हमारा डिमांड रहा है कि इंसाफ हो और गवर्नमेंट जो केस को छुपाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी इंक्वायरी। इल्जाम लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है पीएफआई को और एक वेबसाइट है जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम .car.co, तो उसके जरिए आप लोगों ने फंडिंग हुई है और बाहर के मुल्कों से फंड आए हैं। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, क्या इतना आसान है इंडिया के अंदर एक बाहर के मुल्कों से पैसा लाना? शायद गवर्नमेंट के वो लोग ये कह रहे हैं जो लोग पैसा आराम से लेके आ रहे हैं। हम पर इल्जाम शायद वही लोग लगा रहे हैं जिनको पता है कि पैसा लाना कितना आसान होगा। हमें तो कानून के मुताबिक पता है कि बाहर के मुल्क से पैसा इंडिया में नहीं आ सकता। तो अगर आया है पैसा, हम तो आपके चैनल के जरिए डिमांड करते हैं, रखिए सामने उस चीज को, फैक्ट है। स्टेटमेंट मत दीजिए, फैक्ट पब्लिक के सामने डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखिए। अच्छा, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे और वो आपकी पीएफआई की विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया।
तो उन चारों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी की जो अभी पहली वजह बताई गई है वो ये कि ये पीएफआई के मेंबर हैं। तो क्या पीएफआई का मेंबर होना जुर्म है और उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया है? देखिए, ये दो लोग जो हैं वो पीएफआई के मेंबरशिप में नहीं है, तीनों भी। वो लोग अच्छा। कैंपस फ्रंट के साथ है, लेकिन जैसा आपने कहा, हम सब कैंपस फ्रंट के सपोर्ट में बहुत काम करते हैं, साथ में बहुत काम करते हैं हम लोग। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है वो ये है, क्या पॉपुलर फ्रंट का मेंबर होना काफी है किसी को अरेस्ट करने के लिए, या किसी एक तंजीम का मेंबर होना काफी है अरेस्ट करने के लिए? ये देखिए, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं पर भी पॉपुलर फ्रंट का नाम लाया जा रहा है जस्टिफाई करने के लिए। यानी आपके जो भी गलतियां जस्टिफाई हो जाएंगे अगर पॉपुलर फ्रंट का नाम लाया जाए। देखिए, दिल्ली दंगों में भी हमें हमारे स्टेट लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, बताया गया था पूरे दिल्ली का दंगा पॉपुलर फ्रंट ने मास्टरमाइंड किया। हुआ क्या? एक दिन में हमारे लोग बाहर आ गए। यूपी में सीए प्रोटेस्ट के वक्त भी कहा गया कि पूरा सीए प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड पॉपुलर फ्रंट है। हुआ क्या? सारे पॉपुलर फ्रंट के एडॉक कमेटी मेंबर्स बाहर हैं। यानी जब बातें कोर्ट में आती है, ये पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो जाती है प्रूव करने के लिए। और मीडिया से हमारा कंप्लेन ये है कि जितना बड़ा इशू आप लोग, जब हम पर एलिगेशन लगता है तब उसको जितना बड़ा इशू आप लोग बनाते हैं, जब ये एलिगेशन इल्जाम पूरी तरीके से कोर्ट में फेल हो जाते हैं, आप साइलेंट पे चले जाते हो, जो गोदी मीडिया है। तो असल चीज देखेंगे, आपको एलिगेशन लगाना है, मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ, और लगाइए एलिगेशन और प्रूव करके दिखाइए एलिगेशन। अच्छा, इतने सारे जो इल्जाम आप पर लगते हैं, पीएफआई पर लगते हैं, बार बार लगता है, आपके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डर नहीं लगता है? देखिए, गवर्नमेंट ये पूरे हमारे पर इल्जाम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो लोग पॉपुलर फ्रंट के जो ग्रोथ है उससे डरते हैं। ये बात बिल्कुल है कि पॉपुलर फ्रंट से ज्यादा तेजी से इंडिया में कोई भी तंजीम नहीं बढ़ा है, स्पेशली मुस्लिम्स के अंदर बहुत ही तेजी से हम फैले हैं। और हमारा जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ रोकने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों के दिलों में हमारे लिए शक लाते हैं। लेकिन आपने देखा, इतना हमारे खिलाफ न्यूज आने के बाद भी पॉपुलर फ्रंट अगर चाहे, हजारों लाखों की तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, एक प्रोग्राम हम करते हैं, लाखों के लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये पूरे एलिगेशन का असर ना तो हम पर पड़ रहा है, ना तो आवाम पर पड़ रहा है। अच्छा अनिस साहब, एक सवाल और होता है कि हुकूमत जब चाहती है जिसको बैन कर देते हैं, कई सारे तंजीमों को उन्होंने बैन किया, कई सारे को जेल में बंद किया, आप लोगों को सिर्फ ये यूज करती है, मतलब जब भी कोई मामला आता है तो इल्जाम लगता है पीएफआई पर, फिर ना आपको कोई दिक्कत होती है, फिर सरकार भी चुप हो जाती है। तो क्या आप लोगों का कोई गठजोड़ है क्या बीजेपी के साथ कि जब ऐसा कुछ मामला हो, हिंदू बनाम मुसलमान बनाना हो, तो हमारा नाम लगा दो, मीडिया में भी चर्चा हो जाएगा, फिर तुम चुप हम चुप, और हमारा भी काम चलता रहेगा, आपका भी काम हो जाएगा, ऐसा कोई मसला है क्या? देखिए, ये जवाब मुझे लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट देना है कि क्यों बार बार वो लोग पॉपुलर फ्रंट का नाम ले रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि उनको हमारे से एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो नहीं, आपको ऐसा ही लगने लगा है, बार बार जब आपका नाम जी लेते हैं जी फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लगता है गठजोड़ है, समझौता है, तुम ऐसे यूज करो, हम तुम्हारा ऐसे यूज करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम जैसा आप जानते हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे मेंबरों को जेलों में डाला जा रहा है, हम पर रेगुलर ईडी एनआईए हर किसी को हम पर भेज रहा है। तो ऐसा कहना है कि पॉपुलर फ्रंट को प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, वो गलत बात है। गवर्नमेंट अपनी मशीनरी से क्या क्या कर सकती है वो कर रहे हैं। अभी भी ईडी का इंक्वायरी हम पर चल रहा है, एनआईए का इंक्वायरी हम पर चल रहा है। लेकिन बात यह है कि ईडी एनआईए और अलग अलग एजेंसीज को भेजकर जिस तरीके से एक तंजीम डर कर बैठती है, हम वैसा डरे नहीं और डरेंगे भी नहीं। समझे? आप भेजो, जिसे चाहिए भेजो, हम फेस करेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम डर जाए तो वो होने वाला नहीं है, हम मुकाबला करते रहेंगे। मतलब आपका लीगल बेस काफी मजबूत है, आपको अपने आप पर भरोसा है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम कानून जब मामला अदालत में जाएगा तो हम सही साबित रहेंगे। जी, क्योंकि जो जो ये बातें कर रही है कि इस वजह से इन्हें बैन करना है, इस वजह से इनको बैन करना है, अगर वो एंगल वो लगाएंगे अपने आप पर, तो मुझे लगता है इंडिया में सबसे पहला बैन बीजेपी होगा, उसके बाद कांग्रेस होगा, उसके बाद सीपीएम होगा। ये लोग बैन होने चाहिए, क्योंकि इनके सारे पार्टी वर्कर जो है अलग अलग पॉलिटिकल क्राइम्स में शामिल है, पॉलिटिकल मर्डर्स में ये लोग शामिल है। बीजेपी के लोग तो ये जासूसी के काम में भी शामिल है। तो पहला बैन वो होना है। तो उनको भी पता है, ऐसे छोटे छोटे एलिगेशन लगाकर पॉपुलर फ्रंट को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एंटी नेशनल, देखो आप बैन कब करोगे? जब आप प्रूव करोगे कि एक संगठन जो है देश के खिलाफ काम कर रहा है। हम ओपनली कहते हैं आरएसएस के खिलाफ काम कर रहे हैं, और आरएसएस के खिलाफ काम करने की वजह से आप हमें बैन नहीं कर सकते। अब प्रूव करके दिखाओ। बहुत शुक्रिया अनिस साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है पूरा मामला कि बार बार हमेशा सरकार जब भी किसी मामले में फंसती है तो उसको हिंदू बनाम मुसलमान बनाकर पेश करती है ताकि वो छुटकारा पाले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में इतना जल्दी योगी सरकार को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि रात की तारीकी में लाश को इसीलिए जला दिया गया था ताकि सारे सबूत मिट जाए, कोई
तस्दीक न रहे, कोई प्रूफ न रहे, और फिर जो असल मुजरिम है अपर कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बचाया जा सके। क्योंकि हिंदुस्तान में जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, वो मनुस्मृति को लाना चाहती है, और मनुस्मृति का साफ मैसेज है कि दलितों को इंसाफ नहीं मिल सकता, उन्हें मसावात नहीं मिल सकता, उन्हें आज़ादी नहीं मिल सकती है, वो भाईचारा के हकदार नहीं है। आइन में चारों चीज़ें रखी गई हैं, जो आइन का प्रियम्बल है कि हर किसी को इंसाफ मिलेगा, हर कोई बराबरी का हकदार होगा, हर किसी को आज़ादी होगी और भाईचारा। तो आइन का प्रियम्बल है, और आरएसएस इस आइन को मनुस्मृति से रिप्लेस करना चाहता है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है तो कोशिश करेगी कि जहाँ तक कोशिश हो सके मनुस्मृति को नाफिज कर दें। और जो कुछ हो रहा है हाथरस में दलितों के साथ, वही वो मनुस्मृति वाला निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिए, मिल्लत टाइम्स को मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना ताउन दीजिए, क्योंकि हम गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, अक़लियतों की आवाज़ को उठाते हैं। अल्लाह हाफिज़।